हेलो गाइस, गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसी लैब में आप सबका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे सीजीएल 2020 की कट ऑफ एनालिसिस और सीजीएल से मिलने वाले सारे पोस्ट के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि कौन से पोस्ट का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हमें कैसे हमारी चॉइस के अनुसार कौन सा क्या मिल सकता है, और इन सब बारे में भी डिटेल से समझेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए, 2021 डिस्क्रिप्टिव के स्ट्रेटजी के लिए और 2022 स्ट्रेटजी के लिए, किस तरीके से आपको कितने कितने नंबर लाने चाहिए, कितना नंबर किस तरीके से लाना है, डिस्क्रिप्टिव किस तरीके से लिखना है, इन सब के बारे में। तो आगे समझते हैं अभी कट ऑफ एनालिसिस और पोस्ट के बारे में। तो ये यहाँ पे आपको जितने पोस्ट दिख रहे हैं, ये सब इन सब की अगर आपको दिल्ली चाहिए तो ये आप चूज़ कर सकते हो। ये इनकी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में ही रहती है, ये दिल्ली से बाहर आप पोस्टिंग नहीं देंगे, दिल्ली में रहेगी पोस्टिंग इसके अनुसार। तो समझते हैं पहले सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बारे में कि ये क्या होता है। एएसओ इन सीएसएस के नाम से लोग इसे जानते हैं और इसी कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। और ये इसमें वर्क क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको जैसे आप स्टेट का सचिवालय समझते हो, उसमें जितना पेपर वर्क होता है स्टेट का, वो आपका वहाँ पे होता है, स्टेट के सचिवालय में होता है जाके। वो स्टेट कैपिटल में होता है सचिवालय आपका एक, और वहाँ पे आपका सारा काम होता है, जितना पेपर वर्क से रिलेटेड हो गया, आपका जमीन का कागज से लेकर जितना भी आपका कागज वगैरह पास करना, वहाँ से सेक्रेटेरिएट से होता है। और ये हो गया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। यहाँ ऑफिस आपका पार्लियामेंट में आपका ऑफिस होगा, और आपका यहीं पे हमेशा पोस्टिंग रहना है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो भी नया वाला बन रहा है, आप उसमें शिफ्ट हो जाओगे पुराने वाले से। और उसके बाद आपको जितना कागज वगैरह पेपर वगैरह का वर्क होगा, आपको उसमें वो करना होगा। आपको सेंटर का जितना पेपर वर्क होता है वो आपको करना होता है। इसमें थोड़ा बहुत रहता है, आपको मिनिस्टर सबसे इंटरेक्शन रहेगा। आप पावर हाउस ऑफ इंडिया में बैठे रहोगे तो आपको मिनिस्टर सबसे इंटरेक्शन वगैरह रहेगा। ये सीएसएस के बारे में बता दिया मैंने। और एमईए देखते हैं। एमईए का क्या है। एमईए में आपको लोग इसे बहुत ही मतलब सबसे हाई कट ऑफ इसी की जाती है, तो लोग इसे चूज करते हैं क्योंकि उन्हें बाहर जाना होता है। अगर आपको इंडिया से बाहर पोस्टिंग चाहिए आप, तो आपको एमईए चूज कर सकते हो। हमेशा आप बाहर नहीं रहोगे, 3 साल इंडिया 3 साल बाहर रहोगे, इस तरीके से रहेगा आपको। तो आप जब बाहर रहोगे तो आपको मतलब एक वीआईपी वाली फैसिलिटी दी जाएगी। ऐसे नहीं कि बस बाहर गया और मतलब किसी को बस नॉर्मल स्टाफ की तरफ बिहेव होगा, नहीं, आपको वीआईपी वाली फैसिलिटीज दी जाएगी। आपके पास रेड पासपोर्ट होगा, नॉर्मल सिटीजन पास ब्लू पासपोर्ट होता है, आपके पास रेड पासपोर्ट होगा। आप इंडियन एम्बेसी को रिप्रेजेंट करोगे तो आपको वीआईपी फैसिलिटीज दी जाएंगी। आप जिस भी कंट्री में जाओगे वहाँ पे आपका चाइल्ड एजुकेशन वगैरह का पैसा गवर्नमेंट पे करेगी। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट पे करती है, वो भी मैं बताऊंगा इंडिया में गवर्नमेंट कितना पैसा देती है हमारे चाइल्ड एजुकेशन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। और ये एमईए में आपको, आप जिस कंट्री में रहोगे वहाँ पे आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसा मिलेगा, अलाउंसेस बहुत सारे मिलेंगे आपको, जहाँ मतलब डॉलर में मिलेगा जैसे पैसा आपको। और फिर आगे देखते हैं ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो तो आप समझ ही रहे हो, आप मतलब ये थोड़ा वो है आपका, मीन्स इसमें थोड़ा फील्ड वर्क भी है, और इसमें थोड़ा आपको समझना होता है कि हाँ कैसे कैसे कितना कितना का क्या रेट वगैरह का क्या हिसाब किताब चल रहा है, कहाँ कितना पड़ा, कहाँ से कितना अमाउंट आया है सरकार के पास, इन सब के बारे में आप विश्लेषण करोगे। तो और ये हो गया आपका, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो एएसओ लगता है, ये भी ये जो मैं बता रहा हूँ ऊपर की पोस्ट काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट है सारे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपका ये है आपका ये इसका एएफएचटी हो गया, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर। इसमें क्या होता है कि आपको एएसओ की फैसिलिटीज़ के साथ, ये सब 4600 ग्रेड पे की जॉब है, तो आपको एएसओ की फैसिलिटी के साथ साथ आपको ये जो डिफेंस की फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कैंटीन कार्ड वगैरह मिलना, ये सब वो सब भी आपको मिलेगा। आपको डिफेंस की फैसिलिटी मिलेगी और ये भी मिलेगा आपको, तो ये इसीलिए ये भी काफ़ी डिमांडिंग में रहता है। और इलेक्शन कमीशन का आप वो देख ही रहे हो, मतलब आप वो सब जहाँ इलेक्शन वगैरह कंडक्ट होता है हर स्टेट में, वहाँ आपको पोस्टिंग होगी। और ये ऐसे आपका दिल्ली में पोस्टिंग होगा, और जब इलेक्शन कंडक्ट होने लगता है जो जैसे स्टेट में, तो कभी आपको स्टेट भेजा जा सकता है, और थोड़े टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जिस महीने में से 1-2 महीने जहाँ एग्ज़ाम, मतलब 1-2 महीने जहाँ पे इलेक्शन हुआ, सॉरी एग्ज़ाम नहीं इलेक्शन, तो वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है, वो भी टीम बना के भेजा जाएगा। तो और ये हो गया आपका विजिलेंस का हो गया, ट्राइब्यूनल हो गया आपका, टेक्निकल रिसर्च। ये 3 जो सबसे लिक्विडेटिव पोस्ट है 3-4, वो मैंने बता दिया कि क्या वर्क प्रोफाइल है इनका। और ये 4600 ग्रेड पे है, तो 4600 ग्रेड पे की सैलरी बता देता हूँ। ये 70,800 के राउंड आपको इन हैंड आएगा। 70,700 राउंड के 70,800 के राउंड अप्रॉक्स आपको सैलरी आएगी इन हैंड। ग्रॉस नहीं है, इन हैंड है ये, एक सिटी की सैलरी है, एक सिटी। आगे देखते हैं।
ये आ गया फिर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का इस बार काफ़ी कम वैकेंसी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके स्टेट वाइज आप देख लेना किस तरीके से क्या है। दिल्ली में एकदम वैकेंसी है ही नहीं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, बस एक वैकेंसी है। और आप देख सकते हो कि इस बार जो भी है साउथ की ज़्यादा वैकेंसीज हैं इस बार, तो आपका इनकम टैक्स का भी काफ़ी हाई कट ऑफ रहने वाला है। और मैं बताऊंगा कि इनकम टैक्स का क्या बड़ा प्रोफाइल है, एक्साइज से कंपेयर करके मैं बताऊंगा। ये सेंट्रल एक्साइज जीएसटी इंस्पेक्टर जो आपका हो गया, सीजीएसटी और एक्साइज एक ही होता है। आपको इसमें 3 स्टार वो मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है। और आपकी ये वैकेंसीज है इस बार। और इस बार भी देखोगे आप एक्साइज का भी साउथ में ज़्यादातर वैकेंसीज है, नॉर्थ में वैकेंसीज काफ़ी कम है। दिल्ली में अगर देखो तो मात्र 27, चेन्नई में ज़्यादा वैकेंसीज आपको दिख रही हैं, बेंगलोर में वैकेंसीज है आपके पास, कोलकाता में वैकेंसीज है। नॉर्थ में समझो कि वैकेंसीज है ही नहीं, बहुत कम है। बड़ोदरा में आपके पास वैकेंसी। तो हम समझते हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया आपको जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो आपको इनडायरेक्ट टैक्स जो कलेक्ट करता है वो जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया। जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो आपका आईटीआई हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज। तो समझते हैं कि ये जो है किस डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। इनडायरेक्ट टैक्स आ गया हो गया कि आपको प्रॉफिट और इनकम जो आप जैसे आप जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा है या जो आपका इनकम है तो उस पे जो टैक्स सरकार लेगी वो डायरेक्ट टैक्स में आ गया आपका। ये डायरेक्ट टैक्स हो गया आपका। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जैसे कि आप कोई सामान लेकर आ रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई सामान लेकर आ रहे हो, जैसे आप कोई ट्रांसफार्मर या जेसीबी आप खरीद कर लेकर आए। चलो बहुत चल रहा है बुलडोजर तो वही पता, जेसीबी आपने अपने लिए खरीदा, ठीक है। तो जेसीबी खरीदने के बाद जो इस पे जो आपका जो जीएसटी लग रहा है वो आपने पे किया है कि नहीं किया है। आपका कोई लिकर का शॉप है, लिकर का कोई शॉप है और या कोई रेस्टोरेंट वगैरह हुआ, उसका जो उसमें जो सामान वगैरह लगता है जो जीएसटी पे करता है वो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो कि नहीं उन सब में। वो ये मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में कोई सामान वगैरह लेकर आया, इंडस्ट्री में बहुत सारे पार्ट्स लेकर आए, तो उस पे सरकार जो सामान पे जो सरकार टैक्स लेती है, जो बाहर से सीमा शुल्क इसके ये से कहते हैं, जो आप जो लेकर आते हो सामान बाहर से आप या जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो उसमें जो टैक्स जो लगता है वो आप सरकार को दे रहे हो कि नहीं, या जो यहाँ पे जो सरकार ने टैक्स लगा रखा है जिन जिन सामानों पे वो आप पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सरकार। गुड्स एंड सर्विसेज का जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है। तो इसमें आपको आप इंडस्ट्रियलिस्ट से ज़्यादा कांटेक्ट में रहोगे, आप जो बड़ा बड़ा एजेंसीज है, जो बड़े बड़े एजेंसीज हो, दुकानदार हो, उनसे कांटेक्ट में रहोगे आप। और ये आपका हो गया आप डायरेक्ट मतलब किसी को भी मतलब किसी का भी वो निगरानी रख सकते हो या कर सकते हो कि हाँ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और दोनों में डेपुटेशन पे एक दूसरे में जा भी सकते हो, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लेकिन जा सकते हो। और ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। एक्साइज में एक और अलग बात है कि एक्साइज में आपको यूनिफॉर्म मिलती है, 3 स्टार यूनिफॉर्म आपको प्रोवाइड की जाती है। और डायरेक्ट टैक्स में आपको 30 लीटर पेट्रोल मिलता है अलग से। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब कुछ अपना ज़्यादा लिक्रेटिव है, ज़्यादा फायदा आपको। डायरेक्ट आप लोगों से कांटेक्ट में रहोगे, डायरेक्ट बिजनेसमैन से कांटेक्ट में रहोगे, डायरेक्ट उससे कांटेक्ट में रहोगे। इसमें आपको गुड्स एंड सर्विसेज देखने होंगे। इंडस्ट्रियल एरिया में आप इसमें आप इंडस्ट्रियल एरिया में रहोगे ज़्यादा, और इसमें आप मतलब फील्ड मतलब आप नॉर्मल सिटीजन्स के बीच आपका वो रहेगा। और टैक्स असिस्टेंट आपका वही हो गया। टैक्स असिस्टेंट 3 पोस्ट के लिए आता है, एक सीबीडीटी, सीबीआईसी और एक कस्टम के लिए। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये जो वैकेंसीज है आपकी ये सीबीडीटी की वैकेंसीज है। टैक्स असिस्टेंट आपका इनकम टैक्स असिस्टेंट सीबीडीसी में आ गया, सीबीडीटी में आ गया ये। और इसके बाद आप ये इन सब वैकेंसीज के स्क्रीनशॉट लेना। आप अगर आपको बाद में देखना होगा, समझना होगा कि मुझे क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता कट ऑफ के बेसिस पे, तो आप ये सब का आप एक कॉपी में ढंग से चार्ट बना लेना कि कहाँ मुझे मिल सकता है, और फिर आप देखना। ये आपको ये सीबीआईसी जो टैक्स असिस्टेंट जो सीबीडीटी वाला होता है वो इनकम प्रमोट होकर इनकम टैक्स में जाता है, और ये प्रमोट होकर एक्साइज में जाता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स में आपका टैक्स असिस्टेंट हो गया। ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है।
टैक्स वाले टैक्स असिस्टेंट वाले जितने भी 2400, इसमें एक सिटी में 42,000 के अराउंड आपको इन हैंड सैलरी आएगी एक सिटी में। और ये भी 2400 ग्रेड पे की जॉब है, ये 2400 ग्रेड पे, और वही 40K के अराउंड एक सिटी। प्रमोशन कैसा है इसमें? प्रमोशन आपको वही आपका पहले 10 साल में आप बनोगे, ये इंस्पेक्टर बनोगे, 10 साल इंस्पेक्टर बनने के बाद फिर आप आगे आप 5400 में प्रमोट होगे। तो बहुत ही मतलब वो सीनियर टीए पहले आप प्रमोट होगे, उसके बाद फिर आप इंस्पेक्टर में जाओगे। तो काफ़ी ये मतलब यहाँ से बहुत ऊपर तक जाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन लोग इसे चूज़ करते हैं क्योंकि ये सुकून भरा जॉब है, रिलैक्स जॉब है, आप कुछ और कर सकते हो। और मतलब वर्क आप होम पोस्टिंग आपको मिल मतलब बहुत ही लुक्रेटिव आपको होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो ऐसा है नहीं फैसिलिटीज़ नहीं होगी, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। वर्कलोड कम होगा आपके पास, और आपको बहुत ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत ज़्यादा वो प्रेशर झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। वर्कलोड भी कम होगा, महीने साल के 2 महीने आपको वर्कलोड ज़्यादा होगा जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, और बाकी आपको काम कम होगा, आप रिलैक्स रहोगे, होम स्टेट भी आपको मिल सकता है, घर के पास रहोगे, तो वो सब जो है पैसा ये फिर ये कवर करके बराबर कर देता है। आपको ये ऐसा नहीं कि बैंक की जॉब है आपको एकदम सुबह के शाम को आए, आपको अपना बीमा बेचना, ये करना वो करना, वो सब नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी मिनिस्ट्रीज की जॉब है, काफ़ी रेपुटेड जॉब है, जो भी आपको सीजीएल से मिलता है वो काफ़ी रेपुटेड जॉब है सारे। और ये सीजीएसटी और ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दोनों 4600 रेट पे है, और वही आपका 70,800 सैलरी है इसमें एक सिटी। अब यहाँ पे देखते हैं टैक्स असिस्टेंट, ये कस्टम में हो गया आपका, वही 2400 ग्रेड पे की जॉब है, और इसी जगह पे आपको ये कोस्टल एरिया में कस्टम आप समझते ही हो कि ये आपको कस्टम में इसलिए डालते हैं, कस्टम में आपको जैसे कोस्टल एरिया पे शिप वगैरह सामान उतरता है उसमें टैक्स वगैरह का जो वो होता है हिसाब किताब होता है वो आपको मेंटेन करना होता है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की इस बार ठीक ठाक वैकेंसीज है। और प्रिवेंटिव ऑफिसर करता क्या है, मैं बहुत सारे लोगों को एक्साइज और प्रिवेंटिव ऑफिसर में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या एक्साइज और प्रिवेंटिव एक ही और या कैसे क्या है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, आपको ये इनडायरेक्ट टैक्स लेता है, वो आपको बताया गुड्स एंड सर्विसेज पे वो आपका जो टैक्स होता है वो एक्साइज इंस्पेक्टर देखता है, और डायरेक्ट टैक्स जो है आपका प्रॉफिट्स और इनकम पे वो इनकम टैक्स देखता है। प्रिवेंटिव ऑफिसर जो होता है आपका ये मेनली एयरपोर्ट और उस पर लगता है, सी पोर्ट पे जो होता है आपका पोर्ट होता है उस पर लगता है, ठीक। इन दो जगह पे इनकी पोस्टिंग होती है। इनका वर्किंग आवर मतलब अगर आप फील्ड में हो तो 24/7 वर्किंग आवर रह सकता है, शिफ्ट में रहेगी आपकी वर्किंग आवर, वही 8 घंटे की जॉब है। और ऑफिस में हो तो वही आपको ऑफिस जैसे आवर चलता है 9 से 5 वही चलेगी। और प्रिवेंटिव ऑफिसर इन जगह पे इसी जगह पे प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्टिंग होती है, और इससे बाहर कहीं नहीं है। और इसके अलावा मैं एक्साइज और प्रिवेंटिव में एक डिफरेंस ये भी है जो मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको वाइट यूनिफॉर्म मिलता है और उसमें खाकी मिलता है, और इसमें क्या है कि पावर दोनों का लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। जिस जगह पे इन सब के अलावा जिस जगह पे जो आप एक्साइज वाले में जाके जोन में देख लेना, इनके अलावा जितने भी और एक्साइज जोन है वहाँ पे आप ही प्रिवेंटिव ऑफिसर हो और आप ही एक्साइज हो, दोनों आप ही हो। आपको ये खाकी वर्दी भी मिलेगी और आपको ये भी मिलना है वाइट वर्दी भी, लेकिन प्रिवेंटिव ऑफिसर ज़्यादा लुक्रेटिव जॉब है, थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए लोग प्रिवेंटिव चूज़ करते हैं। और बाकी जगह पे आप प्रिवेंटिव ऑफिसर वाइट वर्दी मिल जाएगी लेकिन उसका कुछ खास यूज होगा नहीं। और इन सब जगह पे आपके पास पावर ज़्यादा होगा अगर आप पीओ लेते हो तो कट ऑफ 20 की एक्साइज इसीलिए ज़्यादा जाती है। और अब आते हैं एग्जामिनर काफ़ी रेपुटेड और लुक्रेटिव जॉब, कोस्टल एरियाज में इसकी भी पोस्टिंग, जहाँ पीओ की पोस्टिंग है वहीं पे आपका इसका भी एग्जामिनर की पोस्टिंग है। एग्जामिनर में आपको काम क्या होता है, पीओ का काम मैंने बता दिया, आपको पोर्ट पे रहता है, कस्टम के जो सामान आते हैं आपको उसे देखना होता है कि कौन सा सामान आ रहा है, कितना किस पे टैक्स दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। एयरपोर्ट पे आप रहते हो, एयरपोर्ट पे जो बाहर से सामान आता है उसकी आप चेकिंग करते हो। एयरपोर्ट पे 2 बंदा रहता है प्रिवेंटिव ऑफिसर का, आप देखते होगे वाइट ड्रेस में, तो वो जो 2 बंदा वाइट ड्रेस में वो फॉरेन से जो सामान आता है उसकी चेकिंग करता है कि हाँ ये सामान जो आ रहा है इसमें कोई ऐसा तो सामान नहीं है जिसमें कि उसने मतलब टैक्स नहीं दिया हो सरकार को या पैसा नहीं दिया सरकार को उस हिसाब से। तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, वो सब आप चेक करते हो और उसको मतलब जो उस तरीके का होता है उसे पकड़ते हो। और ये अब आगे एग्जामिनर की तरफ बढ़ते हैं। एग्जामिनर हो गया आपका जो
पीओ आपका कोस्टल एरिया में रहता है, कस्टम का सामान देता है। और एग्जामिनर और पीओ में क्या डिफरेंस हो गया? एग्जामिनर आपका जो कंटेनर उतरता है, बड़ा बड़ा शिप से जो कंटेनर उतरता है, तो कंटेनर की जो जांच करता है, जो देखते हो कि आप पोर्ट पे बड़ा बड़ा कंटेनर जो शिप से उतरते रहता है, तो जो कंटेनर में जो जांच होता है कि हाँ कंटेनर में जो सामान है वो सही सामान है या नहीं है, या मतलब ये सामान ऐसा तो नहीं कि जो हमारे देश के लिए हानिकारक हो, या इसने सरकार को पैसा ऐसा नहीं दिया, या इसका जो है जो ये बैन सामान है या डिबेरेट सामान है वो लेकर आ रहा हो। तो वो जो आप चेक करते हो कंटेनर को, तो वो एग्जामिनर का वो काम है आपका, कंटेनर चेक करना एग्जामिनर का काम है। और छोटे मोटे जो लगेज वगैरह हो गए, या फिर वो सब जो सामान वगैरह हो गया, जो इंडस्ट्रियल का छोटा मोटा गुड्स हो गया, तो वो आपका पीओ चेक करता है। और बड़ा बड़ा जो कंटेनर होता है वो आपका एग्जामिनर चेक करता है। और आपका पीओ वो पोर्ट पे रहता है और एग्जामिनर हमेशा कोस्टल एरिया में रहता है। अब समझते हैं यहाँ पे ये कुछ पोस्ट हैं जिनके बारे में आपको समझाता हूँ। आप वैकेंसीज, आप सबकी वैकेंसीज देख लेना और कट ऑफ के अनुसार आप अपने अनुसार समझ लेना। मैं एक बार कौन सी वैकेंसीज के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, 2-3 दिन में और थोड़ा माहौल क्लियर होगा, उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि ये सारे पोस्ट के बारे में समझते हैं, कौन सा पोस्ट कैसा है। सबसे पहले डिविजनल अकाउंटेंट पे आते हैं। डिविजनल अकाउंटेंट हो गया आपका 4200 ग्रेड पे की जॉब है। एक सिटी में आपके पास वही 55 के अराउंड, 55 या 60 के अराउंड आता है। 65 के अराउंड आपकी सैलरी आती है, 60 के अराउंड, ऐसे ही कुछ 60 या 65 के अराउंड आपकी सैलरी आती है एक सिटी में डीए की। डीए अपना खुद का बॉस कहा जाता है, कि मतलब आप सर्वे सर्वा, मतलब आपके पास पावर काफ़ी है और आप अपने ऑफिस में सीनियर मोस्ट हो, सीनियर मोस्ट इन योर ऑफिस, आपके ऊपर कोई नहीं है। आप सीधा, आप ये वैकेंसी जो कैग के थ्रू वैकेंसी है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का ये के अंदर में है ये। और आपको सेंटर के आप जवाबदेही हो, और आपको मतलब पूरा ऑफिस मैनेज आप ही को करना होता है कि ऑफिस में कितना खर्चा आ रहा है, कैसे क्या आ रहा है, वो सब आपको देखना होता है। तो इसका और रियल वर्क प्रोफाइल इसका और समझते हैं थोड़ा डिटेल में। ये जहाँ डीए होता है एक ऑफिस में से, ये ऑफिस है आपका, तो आपके बराबर में आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया और आप एक डीए हो गए, ठीक है। दोनों का पावर सेम होगा। और काम क्या होता है वो मैं बताता हूँ। एग्जीक्यूटिव से कोई टेंडर निकलता है, तो टेंडर किसे देना है, किसे जाएगा, वो इंजीनियर डिसाइड करता है कि टेंडर कौन से कॉन्ट्रैक्टर को देना है, कहाँ जाना है, किसे, कौन पॉलिटिशियन लेगा, या कौन सा किसे टेंडर देना है, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिसाइड करेगा। और टेंडर जब चला गया उसके बाद वो तो कॉन्ट्रैक्टर टेंडर लेकर चला गया, उसके बाद उसने सामान वगैरह बनाया, जो बनाना है उसका, जो पुल वगैरह, जो रोड बनाया, जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ किया उसने, उसके बाद वो पैसा, तो पहले तो वो खुद का पैसा लगाता है, उसके बाद वो जो पैसा का अपना जो ड्राफ्ट और बिल लेकर आता है वो डीए को दिखाता है, ठीक, कि मुझे इतने इतने पैसे लगे हैं, ये लगा है, ये मुझे पास कर दो। तो वो टेंडर जाने का काम जो होगा, वो सिग्नेचर जो होगा वो आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करेगा, ठीक है। लेकिन वो जो रिडीम होगा, जो वो पैसा जो वो बाद में आया, जो कहेगा कि मेरा इतना पैसा लगा, इतना पैसा दो, तो वो उतना पैसा लगा है कि नहीं लगा है उसका, उतना वो सच में उस कंस्ट्रक्शन का खर्च हुआ है कि नहीं हुआ, ये सब जांच करना आपका काम है। आपके साइन के बाद ही वो मतलब अप्रूव होगा और उसके बाद उसको पैसा मिलेगा। डीए में एक और दिक्कत क्या है कि डीए बहुत लोग नहीं चूज करना चाहते, क्योंकि डीए में आपका मतलब आपको वैकेंसीज पता नहीं होती कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज है। तो आपको हो सकता है कि मतलब साउथ में भी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम डीए की वैकेंसीज नॉर्थ में रहती है हमेशा। मैक्सिमम डीए की वैकेंसी नॉर्थ में लोगों को चांस होता है कि डीए और ऑडिटर ले लूँ तो होम स्टेट शायद मिल जाए, लेकिन आपको इसके लिए रिस्क खेलना होगा। आपको कट ऑफ से कम 10-12 नंबर ऊपर रहना होगा, तब जाकर आप, या तो आपको होम पोस्टिंग की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हाँ आपको होम पोस्टिंग मतलब मिल ही जाता है। होम पोस्टिंग 10-12 नंबर अगर ऊपर हो तो मिल जाता है। और इसका ये भी एक ये आपका हो गया, रिस्क वाला हो गया कि आपको मतलब हो सकता है कि कोई और स्टेट भी मिल जाए, क्योंकि आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज पता नहीं है। और दूसरा इसका एक ये कि और 10-12 नंबर अगर ऊपर हो तब तो आप सेफ में हो, तब तो आपको होम पोस्टिंग मिल जाना। और दूसरा एक ये भी कौन सा है कि आपको डीए में डीए का और क्या था, हाँ डीए में आपको हमेशा मतलब स्टेट वाला जो ऑफिस होता है, आपको ऑफिस बहुत ज़्यादा, जैसे इनकम टैक्स वगैरह का ऑफिस होगा, आपको बहुत ही हाई फाई फैसिलिटीज़ वाली वो नहीं होगी। ये आपके जैसे स्टेट वीडियो का ऑफिस होता है
उसी हिसाब से होगा। तो स्टेट वीडियो का ऑफिस देख लो आप किस हिसाब से होता है, मतलब थोड़ा पुराना सा होगा, मतलब एसी लगा होगा नहीं लगा होगा, ये सब भी है थोड़ा। तो आपको थोड़ा स्टेट ये बाई और जेड सिटी में इसकी पोस्टिंग रहती है, एक सिटी में इसकी पोस्टिंग नहीं रहती है, ठीक है। तो अब बाई जेड मतलब बहुत बड़े शहर में इसकी पोस्टिंग नहीं होगी, छोटे शहर में होगी, आप एक डिवीजन में होगे, आप पूरे डिवीजन को टैकल कर रहे होगे। और मतलब पावर आपके पास बहुत हो, मतलब पावर का तो बता ही दिया। जब आप पूरे एरिया का जब हिसाब किताब देख रहे हो तो समझ ही रहे हो आपके पास पावर कितना ज़्यादा है। तो और ये आपको ये दो आपको मतलब झेलना पड़ सकता है, ये दो कि बाई जेड सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग रहेगी, और वो रहेगा आपके पास कि कैसा मतलब कैसा माहौल है वहाँ का, ऑफिस कैसा है, ये आपके वो देखना होगा। आप सीनियर मोस्ट रहोगे ऑफिस से, आपको कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है, वर्कलोड कम होगा, आप सब कुछ अपने हिसाब से चलाओगे, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया ये। और अब आते हैं देखते हैं कि इसमें और कौन सी पोस्ट बन रही है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो आप समझ ही रहे हो, पुलिस का वो नारकोटिक्स वाला भी आप समझ ही रहे हो। नारकोटिक्स में आपको मतलब देखना होता है कि कौन से एरिया में कितना वो इलीगल ड्रग्स का व्यापार तो नहीं हो रहा है, ये सब वगैरह देखना होता है आपको। नारकोटिक्स भी काफ़ी लुक्रेटिव जॉब है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ये भी 4600 ग्रेड पे की जॉब है। ये भी डिविजनल अकाउंटेंट 4200 ग्रेड पे की है बस, ये भी 4600, ये भी 4600, ये भी। और ये इसकी अगर मैं बात, ईडी सबसे डिमांडिंग पोस्ट है, ईडी और सीबीआई, ईडी सीबीआई, सीएसएस एमईए के बाद और एसओ की जो पोस्ट है उसके बाद आपको ईडी और सीबीआई देखने को मिलेगा। इससे हो सकता है ये काफ़ी लोग उससे पहले भी ये चूज़ करते हैं। आपके पास ये प्रमोशन फास्ट है, काफ़ी पैसा है, लुक्रेटिव जॉब है, और आपके पास मतलब चेक करने की अथॉरिटी होती है, और चेक करने की अथॉरिटी या साइनिंग अथॉरिटी आपके पास एक्साइज में भी होगा, इनकम टैक्स में भी होगा, और इन सब में भी होगा। लेकिन इन सब में आप समझ रहे हो आप किसी को भी समन करके बुला सकते हो, ये बस इंक्वायरी के लिए भी। और ये एक मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा याद करने दो मुझे। हाँ, ये जो आपको जो सीजर जो भी आपको, इसको सीजर को मिनी आईएएस पोस्ट कहा जाता है, इसीलिए सीजर के पोस्ट को मिनी आईएएस कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद आप 2 प्रमोशन के बाद आप आईएएस कैडर में चले जाओगे। आपको जो आप मतलब आईएएस या सॉरी आईएएस नहीं, आईआरएस कैडर में जाओगे, ठीक है, आईआरएस कैडर में चले जाओगे, जो यूपीएससी से आप लोग जाते हैं। उसके बाद आप 2 प्रमोशन के बाद चले जाओगे यहाँ से। एक्साइज में अगर आप एक्साइज में प्रमोट होते हो तो सुपरिटेंडेंट बन जाओगे, और इनकम टैक्स में प्रमोट होते हो आप तो सीधा 5400 ग्रेड पे चले जाओगे। मतलब काफ़ी वो प्रमोशन किस किस में फास्ट है, कैसे कैसे, वो भी मैं बताता हूँ आपको इसी वीडियो में। आपको प्रमोशन फास्ट ईडी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, सीबीआई में देखने को मिलेगा, इनकम टैक्स में देखने को मिलेगा। एक्साइज में थोड़ा कम है, मतलब उतना भी नहीं है जितना इनकम टैक्स में है और सीबीआई इन सब में है। आपका एग्जामिनर में आपका प्रमोशन है, और डीए में कम प्रमोशन है, डीए में प्रमोशन नहीं उतना। एक्साइज में भी थोड़ा, अब पहले था कि आप सुपरिटेंडेंट के लिए 8 साल में एलिजिबल हो रहे थे एक्साइज में, लेकिन अब क्या एक्साइज में आप सुपरिटेंडेंट के लिए 3 साल में एलिजिबल हो, आप 5 साल में बन सकते हो या 7 साल में बन सकते हो। लेकिन आप 5400 या उससे ऊपर ग्रेड पे जाने के लिए आपको मतलब 10 साल लग ही जाता है मैक्सिमम। जैसे आप कोलकाता जाओगे तो कोलकाता में है कि आपको 10 साल में, आप 10 या 12 साल लग जाएगा आपको सुपरिटेंडेंट बनने में। लेकिन चेन्नई में आप 5 से 6 साल में बन जाओगे, मुंबई में 5 से 6 साल में बन जाओगे, मुंबई में 5 साल में बन भी गया है, बेंगलोर में आप 5 से 6 साल में बन जाओगे। लेकिन ये है कि नॉर्थ के लोग साउथ जाना नहीं चाहते हैं इसी वजह से, क्योंकि मतलब प्रमोशन वो सॉरी रहना खाना उनको मतलब साउथ को सूट नहीं करता, इसलिए वो नॉर्थ ले लेते हैं। तो इस बार नॉर्थ में वैकेंसीज है नहीं, तो कोलकाता लोग आप तो एक ये रिस्क रहेगा कि कोलकाता में प्रमोशन स्लो है, ये आप जान लो कि एक्साइज प्रमोशन पर कोलकाता एक पोस्ट पे आपको शायद 10 साल भी रहना पड़ सकता है। लेकिन आप साउथ जाते हो तो आपको ये इस हिसाब से, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा आपको क्या प्रमोशन चाहिए, या आपको होम स्टेट चाहिए, आपको घर के पास रहना है, ये सब आप देख लेना। ईडी हो गया, ये बता दिया। डबल एओ का तो आप जानते ही हो, आप इसमें आप ऑडिट करते हो डिपार्टमेंट्स की। और कौन सा आ गया है, एक ऑडिटर का बता देता हूँ। ऑडिटर आपका 2800 ग्रेड पे है, ऑडिटर 2800 ग्रेड पे जॉब है ये। इन हैंड सैलरी 52K और एक्सीटी।
ऑडिटर दो डिपार्टमेंट में होता है, एक CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और एक आपका CGDA डिफेंस वाला, जो कि आप डिफेंस में रहते हो तो इसमें भी आपको कैंटीन कार्ड वगैरह मिलता है CGDA वाले में। और ये आपको नॉर्मल जो अकाउंट होता है वो आपको चेक करोगे, आपको ऑडिट करना होता है, और ये आपका डिफेंस का अकाउंट वो ऑडिट करना होता है। और ये आपको जनरल जो ऑल ओवर इंडिया का जो डिपार्टमेंट के जो अकाउंट होते हैं वो आपको ऑडिट करना होता है। तो ये डिफेंस का अलग हो गया, और आप समझ गए नॉर्मल का जो ये होता है आपका सिविलियंस का ये हो गया आपका। तो इसमें क्या है, ऑडिटर लेने के बाद क्या प्रमोशन का क्या एक्सपेक्ट हैं इसके प्रमोशन के। आपको 3 साल बाद आप SAS एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, जो आप क्वालिफाई करते हो तो आप सीधा 4800 ग्रेड पे ऑडिट वो AA बन जाते हो। अब सबसे फास्ट प्रमोशन इसी में है, अभी तक जितने पोस्ट मैंने बताया उसमें मतलब ED CBI से ही फास्ट प्रमोशन है। अगर आप ये निकाल लेते हो तो SAS निकाल लेते हो तो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम, ये बहुत इजी भी नहीं होता है, बहुत टफ भी नहीं होता। अगर आप ये निकाल लेते हो तो आप सीधा 4800 ग्रेड पे जंप मारोगे, उसके 4 साल बाद आप 5400 ग्रेड पे जंप मारोगे। और ये लेकिन ये इनकम टैक्स वगैरह में आप 5400 पे डायरेक्ट जंप मारोगे। और ये मैं बता दूंगा कि क्या क्या कट ऑफ, ये कट ऑफ मैं बता दे रहा हूँ कि ये रहने, पहले मैंने कट ऑफ जो इसका बताया था 35 से 40 बताया था TA का UR का। तो अभी ये कट ऑफ क्यों नीचे हो गया है, क्योंकि ये ओवरऑल जो अभी हम लोगों ने मतलब अंदाजा लगाया था कि मतलब टॉपिक नॉर्मल है तो 55 से 60 नंबर मिल ही जाएगा, कि 55 से 60 नंबर वो दे देंगे। लेकिन अभी जैसा कि सिनेरियो बन रहा है कि मतलब 50 से 55 ही नंबर गेम मिला है लोगों को, बहुत लोगों को तो और कम मिला है। तो मतलब एवरेज में 50-55 ही मान रहा हूँ, कि ये भी नहीं 55-60 मान ले रहा हूँ, या मतलब ओवरऑल में 85 के साथ रहूँगा कि हाँ 50, किसी को 56-55 नहीं, ज़्यादा लोगों को मिला है। और जिनको कम मिला है 28, 30, 32 उनको मिला तो मैनेज कर दो तो 85 तक पहुँचेगा। तो 10 नंबर आपका उधर कम हो गया तो आपका इधर भी कम हो जाएगा हमारे इसमें सर्वे में भी। 529 टैक्स असिस्टेंट के लिए, 518, 519, 465, 445। एक्साइज इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे का जो लोअर पोस्ट होता है आपको 549, 529, 530, 480 एंड 460। मतलब ये कट ऑफ इतना ही रहेगा, इसमें प्लस माइनस बहुत 1 या 2 का आना चाहिए, या वो भी नहीं आएगा। मुझे लग रहा है कि इसी के आसपास पॉइंट के इधर उधर 1-2 नंबर जाएगा, उससे ज़्यादा भी नहीं जाएगा। और Tier 3 का नंबर आ गया तो ये काफ़ी एक्यूरेसी के साथ मतलब बताया जा रहा है कि हाँ इतना आ सकता है। लेकिन कौन से पोस्ट पे कौन सी जगह पे कितनी कट ऑफ रहेगी इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 दिन और मैं सर्च करूंगा, और लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सब का भी मैं देखूंगा कि हाँ कैसे कैसे क्या, अपने एक्सपीरियंस का भी यूज़ करूंगा। मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं जो सब सेलेक्टेड हैं उन लोगों से मैं बात करूंगा कि हाँ मतलब कैसा कट ऑफ रह सकता है पोस्ट वाइज और जोन वाइज, की कौन से जोन में कितने, कौन सी पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, कौन से जोन में कितना मतलब जाना सही है, रहना कैसा रहेगा वहाँ पे, मतलब कैसा है, पावर कैसा है, क्या लुक्रेटिव जॉब है, या जो लोग सोच के जाते हैं वो है भी कुछ या नहीं है। तो इन सब बारे में डिटेल में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा आगे वाली वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही कट ऑफ एनालिसिस, फिर मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की 21 और 22 की जर्नी के लिए, और साथ रहेंगे और साथ में देखते हैं क्या कितना हो जाता है, कट हो जाता है।